Jai Hind and welcome back. This is the last video that I am preparing for US hegemony and world politics. In the previous video, we talked a lot about US hegemony, the predominance of US in the world in terms of economy, military, political, cultural, and in each and every aspects. Today it stands as one of the mighty power or the superpower in the world. And there is no parallel to US. And there is no parallel to US even today also. We are in the 21st century, we are in 2020, but आज भी USA का कोई पैरेलल टक्कर का खड़ा नहीं हो पाया है. USSR disintegrated in 1991. So 1945 से 1991 तक USA के अगेंस्ट में जो खड़े होते थे, that was USSR, that USSR bloc. But after the disintegration of USSR, now it's a unipolar world. And US अकेले सुपर पावर है, and which is ruling across the world. Right? It has its own predominance across the world. ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे इसके दबदबा ना हो. And for decades, 1991 से लोग at least 3 decades they have completed in this era. But ऐसा नहीं है कि उनको कोई problem face नहीं किए हैं. They have lots of problem faced, you can say, across the decades. But they overcome most of the problems. So in this particular last topic, you are supposed to talk in a different way. US hegemony, can US hegemony be overcome? We are going to talk like this, right? Can US how can hegemony be overcome? How can US hegemony be overcome? मतलब this is for the world. ये पूरा जो दुनिया है, ये यूएस का जो दबदबा से कैसे बाहर निकलेगा, यूएस का जो प्रेडोमिनेंस से कैसे हम बाहर निकलेंगे, और एक यूनिपोलर वर्ल्ड को हम बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे ले जाएंगे. ऐसा क्या करना होगा कि ये हम यूएस का जो प्रेडोमिनेंस है, यूएस का जो सुप्रीमेसी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए एंड उसके अगेंस्ट मोर कुछ पावर्स खड़े हो जाए. You can see in the present context also, this is the 2020 in the pandemic corona. It's one of the mightiest power you can see in every respect, but it's fighting like anything. सबसे ज़्यादा casualties कहीं पे है तो USA में है. And in this particular situation also, किसी भी टाइम war होने की situation दिख रहा है in USA and China में. So different. If you can. I'm not telling that this is knowingly being created, लेकिन एक हेजुमनिक पावर के लिए भी एक थ्रेट है कि एक छोटा सा वायरस भी आपको हिला सकता है. एंड दैट्स द ओनली रीजन यू माइट हैव फाइंड आउट डेली आपका डोनाल्ड ट्रंप का अगर कमेंट सुनेंगे तो वो ऑलवेज चाइना के अगेंस्ट में है. किसी भी टाइम आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर हो भी सकता है, बिकॉज दे आर नॉट यू कैन सीन कोरोना एज अ वायरस, रादर अ चैलेंज टू हेजेमनी. ये जो अभी पेंडेमिक है उसको वायरस के हिसाब से नहीं देख के वो उनका हेजेमनिक पावर का एक चैलेंज के हिसाब से यूएस देख रहा है. इसलिए यूएस प्रेसिडेंट का रिएक्शन इन अ डिफरेंट वे, राइट. सो ये पूरी दुनिया ये जो यूएस हेजेमनी को कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं, लेट्स सी ए फ्यू थिंग्स कैन बी डिस्कस, राइट. The first one is the curtail the exercise of the military power by any country. जो एक ग्रुप बना के, 2 ग्रुप बना के, पावर बना के एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो लड़ते हैं, जो मिलिट्री अलायंसेस बनाते हैं, उससे हमें दूर रहना होगा. इवन इफ अभी गल्फ वॉर भी हुआ था 2001-2002 में, उसमें भी 35-36 कंट्रीज दे वेंट टुगेदर एंड दोज 35 कंट्री वेंट टुगेदर विथ यूएसए टू फाइट अगेंस्ट इराक. अगर ऐसा ना हो, ऐसा ग्रुप ना बनाए तो यूएस अकेले पड़ जाएगा, और माइट भी उसका वो दबदबा, वो सिचुएशन नहीं होगा जो आज है. मोस्ट इंपोर्टेंट, नीड ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. वी डोंट हैव एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट. यू आर हैविंग योर ओन गवर्नमेंट. ईच एंड एवरी कंट्री दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट. लेकिन दुनिया को रूल करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है. आप पूछ सकते हैं कि सर है तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, बट दैट्स नॉट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. दे डोंट हैव द अथॉरिटी ओवर द वर्ल्ड. दे कैन ओनली गिव द एडवाइजरी. वो एडवाइस कर सकते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं है. तो हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए होगा जो पूरा दुनिया को कंट्रोल करे. इट्स ए ड्रीम, और ये करना होगा आज नहीं तो कल. जितना भी
ऑल दोज नॉन हेजेमोनिक कंट्री एक साथ मिलकर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रेशर क्रिएट करना होगा. लेट्स हैव ए वर्ल्ड गवर्नमेंट हु कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ईच एंड एवरीथिंग फॉर द वर्ल्ड. जैसे हमारे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट मेरे स्टेट के लिए बनाता है, ऐसे पूरा दुनिया के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, वर्ल्ड पार्लियामेंट बने जो दुनिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेजिस्लेशन पास करे. एंड वो एडवाइजरी नहीं होगा, वो मैंडेटरी होना चाहिए. राइट. रूल्स एंड द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड टू बी फिक्स्ड. क्या होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस? ऑन व्हाट बेसिस? यूएसए क्यों इराक के साथ वॉर किया? द सेकंड गल्फ वॉर. व्हाई द फर्स्ट गल्फ वॉर? देयर वाज ए फाइटिंग बिटवीन, यू कैन से, द कुवैत एंड इराक. तो आप कौन है यूएसए? उसमें क्यों, क्या करने गए आप? इज देयर एनी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर द वॉर? नहीं. द सेकेंड टाइम 2000 और 2002 में व्हाई यू वेंट? अफगानिस्तान वॉर. व्हाई अफगानिस्तान वॉर? व्हाई वियतनामीज वॉर? जितना भी वॉर इस बीच में हुआ है, क्यों हुआ? वो आपसे उनका प्रॉब्लम था, आप क्या करने गए हैं? सो देयर शुड बी अ रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द वॉर. मिलिट्री बैलेंस अगेंस्ट यूएस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मिलिट्री इम्बैलेंस हो गया. जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो मिलिट्री इम्बैलेंस हो गया, एक ही सुपर पावर रह गया यूएस. तो क्या करना होगा? अब कुछ कंट्री आपस में टाई अप करके यूएस के अगेंस्ट में खड़ा होना होगा एज अ मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री इन ऑर्डर टू मेक अ मिलिट्री बैलेंस, कि आप अगर आएंगे तो हम उनके साथ आ जाएंगे. सो दैट यूएसए विल नॉट डेयर टू गो फॉर ए वॉर, जो कि कोल्ड वॉर में नहीं हुआ, कोल्ड वॉर सिचुएशन में वो नहीं हुआ था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से व्हाट आर द थ्री स्ट्रेटेजी. द स्ट्रेटेजी नंबर 1, दिस इज नोन एज बैंडवैगन स्ट्रेटेजी. बैंडवैगन स्ट्रेटेजी क्या होता है? ऑपरेटिंग विद इन द हेजोमोनिक सिस्टम टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इट क्रिएट्स. मतलब जो हेजोमोनिक सिस्टम है, जो यूएस के साथ रह के नॉन हेजोमोनिक कंट्री क्या फायदा ले सकते हैं उससे. जैसे ये इंडिया है, इंडिया क्या फायदा ले सकता है? इकोनॉमिक हेल्प मिल रहा है मुझे, डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल रहा है मुझे, बाकी हेल्प मिल रहा है मुझे लोन मिल रहा है, मुझे बाकी बेनिफिट्स मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं? तो जितना भी नॉन हेजोमोनिक कंट्री है, हेजोमोनिक कंट्री से कितना फायदा ले सकते हैं, फायदा लीजिए. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी. द सेकंड स्ट्रेटेजी अदरवाइज टू हाइड, स्टेइंग एज फार रिमूव फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल. डोमिनेंट पावर कौन है? यूएसए है. तो सेकंड डोमिनेंट पावर अभी तक कोई नहीं दिखा है कि कौन सेकंड डोमिनेंट पावर है. कोई सेकंड लिस्ट में नहीं, कोई नहीं है. तो हमें करना क्या होगा कि जो डोमिनेंट पावर है उससे आप दूर रहें, कोशिश करें कि उनको आप अवॉइड करें, उनके साथ कोई टाई अप ना करें, एंड अपने आप को अलग करके रखें. द सेकंड रैंक में डोमिनेंट पावर में आ सकते हैं, चाइना आ सकता है, इंडिया आ सकता है, जापानीज आ सकते हैं, फ्रांस आ सकता है, लेकिन वो अपने आप को एलोफ रखें, दूर रखें. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर. नॉन स्टेट एक्टर कौन होता है? ये पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं होते हैं, ये किसी कंट्री के गवर्नमेंट नहीं होता है, या किसी मिलिट्री डिक्टेटर नहीं होता है, ये एनजीओ होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे. इट विल बी द ओनली ऑप्शन टू स्टे इन द ग्लोबल विलेज, बिकॉज नाउ इट्स अ ग्लोबल विलेज. आज देखिए, आज आप ये नहीं बोल सकते हैं एंड ग्लोबल विलेज है, पूरा दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया, तो उसमें विलेज हेडमैन भी होता है. एंड हम आज यूएसए को विलेज हेडमैन के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर चुके हैं. अगर विलेज हेडमैन नहीं चाहेगा कि आप उस गांव में रहें, तो आप नहीं रह सकते हैं, आपको किसी दूसरे गांव में जाना होगा. बट डू यू हैव एनी चॉइस? बिकॉज द अर्थ हैज ओनली वन विलेज. तो आप इस विलेज को छोड़ के कोई दूसरी जगह जा नहीं सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है. तो जब आपको इसी ही विलेज में रहना होगा और आपका हेडमैन, विलेज हेडमैन अगर यूएसए है, तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइसेस रादर टू लिव हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू? उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट. एंड एडजस्टमेंट के साथ साथ रेसिस्टेंस, हम अपोज करें, हम अपने जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी चीज में अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको हम फोर फ्रंट में लाएं, एंड वी मस्ट रेज आवर वॉइस. तो उसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे, सोशल मूवमेंट्स होंगे, पॉलिटिकल ओपिनियंस होगा, दिस आर ऑल द इंटेलेक्चुअल्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, राइटर्स होंगे, दिस आर ऑल द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड दे प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल. सो डियर फ्रेंड्स एंड द स्टूडेंट्स, सो द US hegemony can be overcome by three different strategies: bandwagon system, to hide, and resistance from the non-state actors. This is all about the chapter. Hope will
I make you understand what US hegemony right from the beginning till how to overcome US hegemony. Thank you.